बदले बातें। चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है। वोट के लिए नफरत की राजनीति। मित्रों, आप बताइए मुझे, जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवाओं को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब अमित शाह को देना होगा जवाब। क्या गिरफ्तार होंगे अमित शाह? अमित शाह बीजेपी के महासचिव, वो राजनेता जिनके विवादास्पद बयान ने पूरे देश में फैला दी थी सनसनी। एक चुनावी सभा में अमित शाह ने लोगों के सामने अपमान का बदला लेने की बातें की थी, और अब अपने उसी भड़काऊ भाषण की वजह से मुश्किलों से घिर गए हैं अमित शाह। उत्तर प्रदेश में और विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है, और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव। चुनावी सभा में अपमान का बदला लेने की हुंकार भर रहे ये हैं बीजेपी के महासचिव अमित शाह। पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे अमित शाह अपने भाषण में बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, लेकिन 4 अप्रैल को जब दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में वो भाषण देने के लिए मंच पर खड़े हुए तो उनके आक्रामक तेवर ने पूरे देश में फैला दी सनसनी। अमित शाह मंच पर बदले की बातें कर रहे थे और अब इस भड़काऊ भाषण की वजह से वो मुश्किलों से घिर गए हैं। मित्रों, आप बताइए मुझे, जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवाओं को मौत के घाट उतार दिया। अमित शाह के इस भड़काऊ भाषण पर यूं तो बिजनौर में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अब इस मामले में चुनाव आयोग ने अमित शाह को आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग के अनुसार पहली नजर में अमित शाह के बयान से लगता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। अमित शाह को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि पहली नजर में उनके बयानों से लगता है कि उन्होंने निजी जीवन से जुड़ी आलोचनाएं की, वोट पाने के लिए जाति और समुदाय से अपील की और ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे जिनसे जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर तनाव फैल सकता है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में अमित शाह को 2 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है और अब अमित शाह इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं, हर किसी की नजर इसी बात पर बनी है। यही नहीं, चुनाव आयोग के नोटिस के बाद ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या अमित शाह को उनके भड़काऊ भाषण की वजह से गिरफ्तार भी किया जाएगा। वो इसलिए कि पिछले दिनों अमित शाह की तरह ही एक विवादास्पद बयान सहारनपुर से कांग्रेस के विधायक इमरान मसूद ने भी दिया था। तब इमरान मसूद ने अपने भाषण में बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दे डाली थी। नामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, रोटी काट देंगे। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो इमरान मसूद की गिरफ्तारी भी हो गई। तो क्या अमित शाह को भी उनके भड़काऊ भाषण की वजह से गिरफ्तार किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। भड़काऊ भाषण के आरोपों से घिरे अमित शाह को फिलहाल चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है और अब इस मामले ने बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं की भी चिंता बढ़ा दी है। वो इसलिए कि सत्ता की सबसे बड़ी जंग में बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की चमक के पीछे से जो परछाई झांकती रही है वो अमित शाह की ही है। कोई नाम है जो कांग्रेस को बचा सकता है, कोई नेता है जो कांग्रेस को बचा सकता है, किसी में दम है जो आज कांग्रेस को बचा ले? जिस दल में पार्टी को बचाने का दम नहीं बचा, वो देश को क्या बचा? सत्ता के सबसे बड़े ताज के लिए जंग तेज हो चुकी है और इस चुनावी जंग में सबसे चमकदार चेहरा बनकर उभर चुके हैं
नरेंद्र मोदी। एक कांग्रेस वाले मानते हैं कि ये तो हमारी विरासत है, हमारे पुरखों की है। मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे दादाजी ये करते थे, ये जनता तो हमारी जेब में है। भाइयों बहनों, एक वंश की भक्ति करने में हरियाणा में भी बाप बेटे का कारोबार चल रहा है, दिल्ली में मां बेटे का कारोबार चल रहा है। लेकिन मोदी की इस चमक के पीछे से एक परछाई भी झांकती रही है, जिसका नाम है अमित शाह। अमित शाह को नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी और विश्वास पात्र माना जाता है, क्योंकि संघर्ष के दिनों से लेकर सत्ता के शिखर तक अमित शाह हमेशा मोदी का साया बने रहे। और इस चुनाव में भी मोदी का हमसाया है अमित शाह। एक तरफ मोदी जहां देश में घूम घूम कर विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह खामोशी के साथ अपने मिशन यूपी में जुटे हुए हैं। लेकिन चुनाव से पहले अमित शाह की जुबान ने जो अल्फाज उगले हैं, उसने चुनावी माहौल में आग लगा दी है। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है, और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव। अमित शाह को उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो काफी वक्त से यूपी में सक्रिय भी हैं, लेकिन आमतौर पर खामोशी से अपने काम को अंजाम देने वाले अमित शाह चुनावों के दौरान पहली बार अपने बयान को लेकर मुसीबत में घिर चुके हैं। मोदी के करीबी होने की वजह से विरोधी पार्टियां भी अब अमित शाह के बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही हैं। वही बदला जो गुजरात में लिया, शायद वो उत्तर प्रदेश में भी लेना चाहते हैं। ये तो उनसे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। अमित शाह जो जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, जो एक मुजरिम हैं, उनसे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जो लोग दंगों के कैंप में है, वो जो है वो पीड़ित नहीं है, बल्कि वो राजनीतिक पार्टी के लोग घुसे हुए हैं। तो ये अपमान तो था एक के बाद एक। आप मरहम लगाने के बजाय वहां के लोगों के जख्मों पर नमक और मिर्च छिड़कते रहे, तो निश्चित तौर से अपमान है और अपमान का बदला लेना चाहिए। अमित शाह पर दो बार एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन गिरफ्तार नहीं होते। ये तो समाजवादी पार्टी की यूपी की सरकार को क्या ये डबल स्टैंडर्ड है, क्या है ये? उसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य था कि कांग्रेस ने अब तक जो इस देश की जनता के साथ एक छलावा किया है, उसका जो है जवाब देने की जरूरत है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे जवाब लोकतांत्रिक पद्धति से ही दिए जाते हैं। श्री अमित शाह तानाशाहों की भाषा बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मतदाताओं को डरा रहे हैं। मैनिफेस्टो तो एक हो गया ना रिलीज, मुजफ्फरनगर में कहा है ना कि हम बदला लेंगे, तो इससे बड़ा मैनिफेस्टो में और क्या उनके पास में हो सकता है। यही तो चाहते हैं। बीजेपी की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सबसे बड़े दावेदार नरेंद्र मोदी का काफी करीबी माना जाता है। अमित शाह महज 49 साल के हैं, लेकिन मोदी से वह पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से करीब हैं, और मोदी के साथ उनकी यही करीबी उन्हें बीजेपी की गुजरात की राजनीति से ऊपर ले जाकर अब बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हिस्सा बना चुकी है। करीब 4 साल पहले सीबीआई ने जब गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी बनाया और गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया, तब ऐसा माना गया कि अमित शाह का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अमित शाह ने 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरकर एक बार फिर बाउंस बैक किया। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से आराम से बात करेंगे, लंबी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। चुनाव जीतने के बावजूद मोदी की कैबिनेट में अमित शाह को जगह नहीं मिली।
लेकिन मोदी से करीबी के चलते ही मार्च 2013 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी। अमित शाह ने भी मौका हाथ लगते ही राष्ट्रीय राजनीति की पिच पर ऐसा चौका जड़ा जिसने उनके विरोधियों को ही नहीं सहयोगियों को भी चौंका कर रख दिया। अमित शाह आज बीजेपी की चुनावी राजनीति की धुरी बन चुके हैं। दिल्ली में उन्हें मोदी की परछाई माना जाता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में दिए गए उनके इस विवादास्पद बयान ने जो तूफान खड़ा किया है, अमित शाह उसमें घिरते जा रहे हैं। बताइए मुझे, जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया। अमित शाह के इस भड़काऊ भाषण के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस जारी किया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमित शाह का क्या होगा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की है एक एफआईआर और उस एफआईआर में है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। कहानी है धमकी देकर 2 करोड़ रुपए मांगने की, उस इल्जाम की जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। अपने समर्थकों के साथ प्रचार अभियान पर निकले ये हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड के गोड्डा संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले निशिकांत दुबे इलाके के लोगों से मिलकर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने इन्हीं निशिकांत दुबे पर लगाया है सनसनीखेज इल्जाम और उन इल्जामों के घेरे में नेताजी के साथ उनकी पत्नी अनामिका भी फंस गई हैं। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका पर धमकी देकर 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। नेताजी और उनकी पत्नी पर यह सनसनीखेज इल्जाम लगाया है दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने। उस बिजनेसमैन के मुताबिक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपनी पत्नी के साथ 19 नवंबर 2013 को रात करीब 9 बजे उनके घर में घुस आए और चुनाव प्रचार के लिए 2 करोड़ रुपए मांगने लगे। बिजनेसमैन के मुताबिक सांसद की पत्नी ने उन्हें धक्का दिया और थप्पड़ भी मारा। दिल्ली के उस बिजनेसमैन की शिकायत पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद दिल्ली के तुगलक लेन थाने में सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार के लिए निकले निशिकांत दुबे से जब एबीपी न्यूज ने उनके ऊपर लगे इल्जामों की हकीकत जाननी चाहिए तो उनका क्या कहना था, जी आप भी सुन लीजिए। आपके ऊपर जो है एक मामला जो है दिल्ली में दर्ज किया गया, कोई कमेंट नहीं, कोई पीसीआर केस के बारे में आपके ऊपर जो है एक मामला जो है दिल्ली में दर्ज किया गया, कोई कमेंट नहीं, कोई पीसीआर केस के बारे में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन इस मामले का सच क्या है ये पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। सनसनी के लिए गोड्डा से सनसनी ब्यूरो की रिपोर्ट। गोविंदा बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, वो पूर्व सांसद जिन्होंने 7 साल पहले एक शख्स को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ की वो कहानी तो पुरानी हो गई, लेकिन उसकी गूंज अब भी बरकरार है और अब गोविंदा को उसी थप्पड़ का देना होगा जवाब। 7 साल पहले गोविंदा के थप्पड़ से मची थी सनसनी। और अब 7 साल बाद गोविंदा देंगे अपने थप्पड़ का जवाब। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने
गोविंदा को नोटिस जारी कर उनके इस थप्पड़ का जवाब मांगा है। मामला 16 जनवरी 2008 का है। तब गोविंदा मुंबई में अपनी फिल्म हनी है तो मनी के सेट पर थे। फिल्म कलाकार और चहेतों से घिरे गोविंदा अपने काम में मसरूफ। वो मॉनिटर पर अपनी फिल्म की क्लिप देख रहे थे। तभी अचानक वो रुके और सामने खड़े एक शख्स से पूछा, क्या तुम रिपोर्टर हो? क्या तुम यूनिट के सदस्य हो? बाहर से आए हो? गोविंदा के सवालों का उसने जैसे ही जवाब दिया, गोविंदा ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। गोविंदा ने उस नौजवान को थप्पड़ क्यों मारा? गुस्साए गोविंदा के पास सिर्फ एक जवाब था। उन्होंने एक बदतमीज को सबक सिखाया है। बदतमीजी कर रहा था। पहले एक लड़की को धक्का मारा, फिर उसका दुपट्टा खींचा, फिर पीछे आया मेरी चेयर के और मैंने उससे पूछा कि भैया तुम कहाँ से आए हो? किसी के रिश्तेदार हो, आर्टिस्ट के साथ हो, टेक्नीशियन हो, किसके साथ हो तुम? कहता है मैं बाहर से आया हूं। तो मैंने बोला ठीक है फिर लो, यू डिजर्व दिस। गोविंदा का गुस्सा काफी देर तक शांत नहीं हुआ। उनसे जो भी थप्पड़ का जिक्र करता वो उस नौजवान पर भड़क उठते। गोविंदा ने बताया कि उन्होंने जिसे तमाचा मारा वो उसे जानते पहचानते नहीं है। अगर उसने वो गलती फिर से दोहराई तो वो दोबारा मारेंगे थप्पड़। मैं उनसे माफी मांगू, एक थप्पड़ और मारता हूं, एक थप्पड़ और मारता हूं। गोविंदा ने अपनी फिल्म के सेट पर जिस नौजवान को सरेआम थप्पड़ मारा था उसका नाम था संतोष राय। इस घटना के 2 दिन बाद जब संतोष ने अपना मुंह खोला तो सुनाई अपनी बेगुनाही की कहानी। बगल में एक मेडिकल शॉप है, ठीक है, वहाँ पे एक केतन साहब बोल के है, केतन साहब बोल के एक प्रोप्राइटर है, उनसे मैं मिलने गया था। ठीक है, मिलने गया था, ठीक, मिल के उनसे अपॉइंटमेंट खत्म करके देखा फिल्मिस्तान है बाजू में, तो फिर सोचा कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। मैं गया सेट पे, पता लगा कि उधर गोविंदा साहब है, मनोज वाजपेयी है जो उधर के हैं नॉर्थ के, तो फिर ऐसे थे तो मैं वो जाती है लेकिन चलो देख के आते हैं। मैं बोला पूरा बात भी नहीं निकली थी सर, मैं देखने आया, ठीक है, बस उतने में जड़ दिया। जिस दौरान ये वाकया हुआ था उस समय गोविंदा कांग्रेस के सांसद थे। संतोष का कहना था वो सिर्फ गोविंदा की शूटिंग देखने गया था, लेकिन हीरो के थप्पड़ से वो हैरान रह गया। इस वाकये के बाद संतोष ने गोविंदा के खिलाफ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में थप्पड़ मारने और धमकी देने की रिपोर्ट लिखा दी और ये मामला अदालत तक पहुंच गया। गोविंदा ने मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने पुलिस की भी उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें कहा गया कि ये घटना शिकायतकर्ता के बताए अनुसार नहीं हुई थी। अदालत ने कहा, निसंदेह कोई बात हुई थी, लेकिन धमकी को साबित करने का कोई सबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता को 1 साल बाद शिकायत दर्ज करने के लिए भड़काया गया। हाई कोर्ट ने जब इस केस को खारिज कर दिया तो संतोष ने कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को नोटिस जारी कर उनके इस थप्पड़ का जवाब मांगा है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब गोविंदा को अपने इस थप्पड़ का जवाब अदालत को देना होगा और इस बात से गोविंदा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।